नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉलेज एंड अपडेट। तो दोस्तों, जैसे कि डेली हमारा एक लेक्चर आता है, जानते हैं किसी न किसी टॉपिक पे। तो आज कल हमारा जो लेक्चर था वो हमारा था ब्लड का पार्ट 1 और आज जो हमारा लेक्चर है वो है ब्लड का पार्ट 2। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने आपको ब्लड के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी। ब्लड में क्या होता है, कैसे बनता है, कितने पार्ट में होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहाँ पाई जाती हैं, कितने क्या क्या होता है उसमें, सारे फीचर जो ऑलमोस्ट हमने ब्लड के थे वो हमने कल आपके साथ डिस्कस किए थे। तो चलिए दोस्तों, ब्लड का पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट का क्विक रिवीजन करते हैं, जिससे कि हम अपने पार्ट 1 के ज़रिए पार्ट 2 को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। तो जैसे दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है और कॉर्पस्कल्स होती हैं। जो प्लाज्मा होता है वो होल ब्लड का 60% होता है और जो कॉर्पस्कल्स होती हैं, कॉर्पस्कल्स में हमारे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। और हमने बताया था दोस्तों कि प्लाज्मा में जो है 2 टाइप के हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं। एक होता है फाइब्रोनोजिन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। और हमने देखा था कि आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है और आरबीसी की जो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में संख्या होती है वो 50 लाख होती है, यानी कि 5 मिलियन होती है। और जो आरबीसी का जो टाइम पीरियड होता है वो 120 डेज़ होता है। इसी तरह हमने आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो ल्यूकोसाइड होता है। और डब्ल्यूबीसी की जो सामान्य मनुष्य के शरीर में जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है वो 10,000 होती है और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 डेज होता है। और जो प्लेटलेट होती है इसका बायोलॉजिकल नाम थ्रोम्बोसाइड होता है और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या 2 लाख होती है और इसका जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों ये 7 डेज होता है। और फिर हमने आपको बताया था कि हमारा जो आरबीसी है एरिथ्रोसाइट, उसका आकार गोल होता है, हल्का चपटा गोल होता है। ऊंचाई पे जाने पर इसका आकार बढ़ता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं होता है। और फिर हमने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में भी बताया था कि इसका आकार अनिश्चित होता है और ये जो है 5-6 प्रकार की होती है। इसमें जैसे एंटीबॉडी, लिम्फोसाइड, टी सेल, मोनोसाइड, न्यूट्रोफिल्स, एशनोफिल्स और बेसोफिल्स। और मोस्टली हमने बताया था कि जो हमारा एंटीबॉडी, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड होते हैं ये हमारे जो हैं ये बीमारियों से लड़ने की रक्षा प्रदान करते हैं, ये बीमारियों से लड़ते हैं। और हमने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स जो होता है उसका आकार जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है और ये हमारे जो हमारी बॉडी को है, होल बॉडी को एक पावर यानी शक्ति प्रदान करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रीवियस एक लेक्चर का एक क्विक रिवीजन, जिसके आप हमारे जो हमारा पार्ट 2 है ब्लड का उसमें उसको आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और हमारा जो ब्लड का पार्ट 2 है आज का दोस्तों, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी जो रक्त का थक्का जमता है ब्लड का हमारे शरीर के अंदर, वो एक्चुअली जमता कैसे है, उसके पीछे क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कितने चरणों में वो प्रोसेस पूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड का थक्का जो है वो कैसे जमता है। तो दोस्तों, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का जमने की जो क्रिया होती है दोस्तों, उसको हम कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है उसको बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या कहते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है उसको बायोलॉजिकल टर्म में कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस का मतलब होता है दोस्तों कि ब्लड का रक्त का थक्का जमना। और ये प्रोसेस जो होती है दोस्तों ये हमारी 4 मिनट में पूरी होती है। ये प्रोसेस जो है ये 4 मिनट में पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे होती है, हमारा ये जो ब्लड होता है ये कैसे जमता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि जो हमारा जो होता है थ्रोम्बोसाइट, जो प्लेटलेट्स होती हैं, हमारी प्लेटलेट्स जो होती हैं ये जैसे ही एयर के संपर्क में आती हैं तो ये एयर और प्लेटलेट्स मिल करके एक नया प्रोडक्ट जो बनाती हैं जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। जैसे हमारी थ्रोम्बोसाइट और ये थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स होती हैं ये जैसे एयर के साथ कनेक्ट होती हैं तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन दोस्तों क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जा करके सीधे हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम से कनेक्ट करके, थ्रोम्बोसाइट जो है ये हमारी बॉडी में उपस्थित कैल्शियम से कनेक्ट करके, कैल्शियम के साथ कनेक्ट करके जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको एक्टिवेट करती हैं। बेसिकली फिर से समझिए दोस्तों, जो थ्रोम्बोसाइट एयर के कनेक्ट में आके
जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन सीधे यहाँ से उठ के थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से टाई अप बाइंड अप करके, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं तो उसमें नया जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन का काम क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बिन हमारे बॉडी में उपस्थित फाइब्रोनोजिन से एक्शन क्रिया करके, थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रोनोजिन से क्रिया करके फाइब्रिन बनाता है। और फाइब्रिन फाइब्रिन जब बन जाता है तो दोस्तों मेन काम यही होता है, बस यहीं से हमारे ब्लड का थक्का जो है वो जमने लगता है। वो दोस्तों कैसे जमता है, फाइब्रिन जो होता है, ये फाइब्रिन जो हमारा होता है, ये फाइब्रिन जो होता है एक जाली टाइप का एक प्रोडक्ट होता है। वो ऐसे करके एक जाली टाइप का, एक सेमी जैसा एक लिक्विड टाइप का होता है, जाली, इसमें जाली बनी होती है। और जो हमारी ये हमारा फाइब्रिनोजिन जो है, ये जैसे ही हमारे कार्पेसल्स में पहुंचते हैं, क्योंकि हमारे जो कॉर्पेसल्स होते हैं वो प्लाज्मा में तैर रहे होते हैं। जो हमारे कॉर्पेसल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब हमारे प्लाज्मा में तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही ये हमारे जो कॉर्पेसल्स होते हैं, ये जैसे ही फाइब्रोनोजिन से होकर, जैसे ये फाइब्रोनोजिन है और ये हमारा प्लाज्मा है, और हमारे प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारा प्लेटलेट्स ये सारे हैं। फिर जब ये प्लाज्मा जो है, ये जो हमारी फाइब्रोनोजिन है, जैसे ही कॉर्पेसल्स के संपर्क में आती है, यानी कि जो कॉर्पेसल्स में जो भी चीज़ें उपस्थित हैं वो जैसे फाइब्रोनोजिन से गुजरेंगी, तो जो फाइब्रोनोजिन जो है ये एक छन्नी का काम करता है। तो फाइब्रोनोजिन में क्या होता है, जो हमारे आरबीसी हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी हैं और जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, वो इसमें फंस जाते हैं। फंस इन द सेंस वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं उसको। और जब वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और हमारे प्लेटलेट्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जब क्रॉस नहीं कर पाते तो ऑब्वियस सी बात है इकट्ठे हो जाएंगे। जब इकट्ठे हो जाते तो वो वहीं बाहर ही सूख जाते हैं, उसी जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वहीं अपने आप सूखने लगते हैं। और फिर वो सूख करके एक लेयर का निर्माण कर देते हैं। जब लेयर का निर्माण हो जाता है तो उस लेयर के बाद जो हमारा ब्लड होता है उस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाता है और वहीं हमारा ब्लड जम जाता है। तो इस प्रकार ये चारों प्रोसेस जो हैं, इन चारों प्रोसेस से हो करके एक कंप्लीट प्रोसेस जो होती है उसे कैस्केडिंग प्रोसेस को बोलते हैं। और इसी कैस्केडिंग प्रोसेस की हेल्प से हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, ब्लड जम जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा आपका हाथ है, जैसे ये मान लो कुछ हाथ है या उंगली जो यहाँ से कट जाता है तो यहाँ से बहुत तेज़ी से ब्लड निकलने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए दबा लेते हैं। जब थोड़ी देर दबा लेते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो 3 से 4 मिनट के बाद हमारा ब्लड जो है वो वहीं पर, ब्लड जो अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा होता है वो रुक जाता है। वो दोस्तों रुक इसी से प्रक्रिया के कारण रुक जाता है, क्योंकि हमारा जो थ्रोम्बोसाइट है वो जाके तुरंत एयर से कलर, जैसे हमारा ब्लड कटता है, उंगली उंगली कटती है, वैसे यहाँ पर एयर पहुँचती है। एयर हमारी जो है उसमें उपस्थित थ्रोम्बोसाइट से रिएक्शन करती है, थ्रोम्बोसाइट रिएक्शन करके थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती है। और हमारी थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होती है हमारी बॉडी में उपस्थित कैल्शियम से क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ही दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, एक नए प्रोडक्ट थ्रोम्बिन को बना देता है। और ब्लड को जमाने में मेन काम जो होता है वो थ्रोम्बिन का होता है। थ्रोम्बिन जैसे ही फाइब्रिनोजिन से क्रिया करती है फिर फाइब्रिन बन जाता है। और फाइब्रिन से होकर जैसे ही हमारा कार्पेसल्स, आरबीसी, हमारे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जैसे ही हमारे कार्पेसल्स होकर निकलते हैं, चूँकि वो एक छन्नी टाइप का होता है जिसमें हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फंस जाते हैं, तो वो वहीं पे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और वहीं एक जगह इकट्ठे होकर वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं और वहीं सूख जाते हैं। तो इस प्रकार वहाँ से हमारा ब्लड जो है बहना बंद हो जाता है, उसी को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं दोस्तों। तो ये हुआ ब्लड क्लॉटिंग दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। ये मतलब ये मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे मान लीजिए कि आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं दोस्तों, ये ऐसे समझा जा सकता है। बाकी दोस्तों टॉपिक जो है बहुत तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन जो सिंपलेस्ट वे है मैं वो आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है उसमें क्या क्या पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें उसमें भाग लेती हैं ब्लड को जमाने में। तो सबसे पहले जो है ब्लड को जमाने में जो भाग लेते हैं वो होता है कार्पेसल्स। जब जैसा कि हम आप जानते हैं कार्पेसल्स का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और हमारी प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स जो होती हैं जो दोनों कार्पेसल्स में होती हैं, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। और फिर प्रोटीन आता है। तो प्रोटीन ब्लड को जमाने में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड क्लॉटिंग में
कौन सी प्रोटीन भाग लेती है, तो उस प्रोटीन का नाम है दोस्तों फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ब्लड को क्लॉट करने में जो प्रोटीन भाग लेती है उसको फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। और फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसमें कौन सा तत्व या धातु भाग लेती है। तो ब्लड की क्लॉटिंग में जो दोस्तों है वो कैल्शियम भाग लेती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम से क्रिया करता है, फिर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। तो ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हम जो एलिमेंट तत्व जो भाग लेता है ब्लड की क्लॉटिंग में उसे हम कैल्शियम कहते हैं। इसका जो फार्मूला रहता है दोस्तों केमिस्ट्री में वो Ca लिखा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसमें कौन सा विटामिन भाग लेता है। तो ब्लड की क्लॉटिंग में जो विटामिन होता है दोस्तों यह विटामिन के होता है। हालांकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग किसके द्वारा होती है, तो हम लोग तुरंत विटामिन के का आंसर लगा देते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है। आज हम बताएंगे कि जो होल प्रोसेस है, कैस्केडिंग प्रोसेस जो है ब्लड के रक्त के थक्के को जमने की जो पूरी प्रोसेस, उसमें मोस्टली जो है विटामिन के का काम क्या होता है। दोस्तों विटामिन के जो है ये जो हमारी पूरी प्रोसेस होती है, ये जो थ्रोम्बोसाइट्स एयर से कनेक्ट करती हैं, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती हैं, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, तब हमारा थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन से रिएक्शन करके फाइब्रिन का निर्माण करता है। फाइब्रिन जो होता है एक जाली टाइप की आकृति होती है जिसमें हमारे रुधिराणु निकलते हैं, तो उसमें WBC RBC और प्लेटलेट्स फंस जाते हैं। वो प्लेटलेट्स वहीं इकट्ठे होकर के एक लेयर का निर्माण कर देते हैं और वहीं सूख जाते हैं। वहीं से ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है, वो ब्लड जम जाता है, इसीलिए हमारा जो अंदर का ब्लड है दोस्तों वो बाहर नहीं आ पाता है। तो ये जो पूरी हमारे ये जो चारों साइकिल्स जो कंप्लीट होती हैं कैस्केडिंग प्रोसेस में, इस विटामिन के का इसमें अहम रोल ये है कि इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। जो विटामिन के है इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इसमें मेन जो विटामिन के है ये इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है, इसमें तेज़ी लाता है। किसे कहता है, जैसे होता है थ्रोम्बिन जल्दी से एक्टिवेट कर थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण, थ्रोम्बोप्लास्टिन से कैल्शियम, फिर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट, फिर थ्रोम्बिन, इस पूरी प्रोसेस को जो है एक वे देता है, एक स्पीड में करने का जो वो होता है उसको वो प्रदान करता है, यानी कि एक रेगुलेशन उसमें बनाए रखता है। विटामिन के जो है ये कैस्केडिंग प्रोसेस को रेगुलेट करता है। और दोस्तों जो हमारा विटामिन के है, जैसा कि हम जानते हैं जो विटामिन के हमारा है ये एक ब्लड क्लॉटिंग का नेगेटिव इफ़ेक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, जो हमारे शरीर में ब्रेन हेमरेज होता है बॉडी के अंदर, उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उस ब्रेन हेमरेज का, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो विटामिन के ही होता है दोस्तों। इसीलिए हम विटामिन के को नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऑप्शन दे दिया जाता है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, फिर उसमें क्वेश्चन लिख दिया जाता है कि नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, कौन सी विटामिन के कारण होता है, तो वह विटामिन के कारण होता है। सो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है। ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा जो बॉडी के अंदर का जो ब्लड है, बॉडी के अंदर का जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर के ही नसों में जब जमने लगता है, हमारी जो वेन्स होती हैं, वो पतली पतली वेन्स जो होती है, वेन्स में ही जब हमारा ब्लड जमने लगता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर जो हमारे उसमें जो ब्लड पास होता है हमारी वेन से, तो ब्लड जैसे मान लो यहाँ पे ब्लड जम गया, इधर से ब्लड स्पीड आ रहा है 120 या 80 से, तो जब इसको फाड़ेगा तो जो ब्लड आगे रास्ते में जो ये ब्लड जमा हुआ है फिर इधर से स्पीड से ब्लड आएगा दोस्तों, इस पर स्ट्राइक करेगा तो नसें हमारी जो वेन्स होती हैं वो पतली होती हैं, जिसके कारण वो वेन्स फट जाती हैं। जब वो वेन्स फट जाती हैं तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, और इसी को हम ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। हालांकि ये ब्रेन हेमरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी जो मनुष्य का जो ब्रेन होता है दोस्तों, मनुष्य का जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो है बहुत पतली पतली नसें होती हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि शरीर का कोई भी जितनी भी वेन्स है सब में हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जब इतनी पतली सी एक वेन्स में ब्लड की क्लॉटिंग अंदर ही हो जाएगी, पूरी स्पीड से ब्लड इस पर स्ट्राइक करेगा तो दोस्तों ये वेन्स जो है फट जाएगी, उसी को हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो ब्रेन हेमरेज का जो मेन रिस्पॉन्सिबल विटामिन है वो विटामिन के होता है। और दोस्तों ये होता है कि हमारा जो ब्लड है वो शरीर के अंदर भी ना जमने पाए, क्योंकि अगर शरीर के अंदर जम जाएगा ब्लड तो भी आदमी मर जाएगा ना। तो उसके लिए हमारा जो एंटी क्लॉटिंग, ब्लड का एंटी क्लॉटिंग जो एजेंट होता है वो दोस्तों होता है हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर जो है ब्लड को
जमने नहीं देता है। हेपेरिन का मेन काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड को कभी जमने नहीं देगा, ये जो है सर्कुलेशन बनाए रखेगा ब्लड का। यानी जो एंटी क्लॉटिंग एजेंट है हमारा हेपेरिन, ये बॉडी के अंदर ब्लड को नहीं जमने देगा। तो दोस्तों अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि ब्लड अंदर भी नहीं जमना चाहिए, बाहर बहना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अंदर जो है ब्लड जमेगा नहीं, क्योंकि अंदर एयर नहीं पहुंच पाएगी, और बाहर जैसे ही एयर पहुंचेगी हेपेरिन हेपेरिन जो होता है, हेपेरिन जैसे ही हमारा एयर के कनेक्ट में आता है हेपेरिन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये है, और जो फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन हमारा होता है और हेपेरिन होता है, ये तीनों दोस्तों जो हैं ये लीवर में बनते हैं। हमारा जो फाइब्रोनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन है और हेपेरिन है, ये तीनों हमारे लीवर में बनते हैं। और हेपेरिन जो होता है ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, और हमारा जो विटामिन के होता है ये नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग होता है। और विटामिन के जो है ये ब्रेन हेमरेज के लिए भी, ब्रेन हमारा जो विटामिन के है ये ब्रेन हेमरेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा ये एक उंगली है हमारी, ये एक उंगली है, ये उंगली कट जाती है। तो जब उंगली कट जाती है तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारा ब्लड जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है वो ना निकले, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखते हैं। तो उस दबाने की प्रोसेस में दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो जो पूरी प्रोसेस होती है वो कैस्केडिंग प्रोसेस होती है। जब तक कैस्केडिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आपका ब्लड जो अंदर से बाहर आ रहा है वो दोस्तों नहीं रुकेगा। और दोस्तों एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो होता है हेपेरिन, ये हमारे बॉडी के अंदर ही काम करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है बॉडी के अंदर की जो वेंस हैं, वेंस में एयर तो पहुंच नहीं पाएगी, और जब तक एयर पहुंच नहीं पाएगी तब तक हमारा हेपेरिन काम करेगा। यानी कि सीधा सा फंडा ये है कि एक बॉडी में वेंस के अंदर एयर नहीं पहुंच पाएगी, तब हमारा हेपेरिन काम करेगा। और जब तक हमारा हेपेरिन एक्टिव रहेगा तब तक बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमेगा, जिससे इंसान की मृत्यु नहीं होगी। और दूसरा प्रोसेस जो है दोस्तों, जैसे ही हमारी उंगली कटती है हमारा, जैसे ही जो ब्लड होता है वो हमारा जैसे ही एयर के संपर्क में आता है, जैसे ही एयर से कनेक्ट करता है हमारा ब्लड, वैसे जो है हमारा हेपेरिन जो है समाप्त हो जाता है। मतलब अगर हेपेरिन एयर के कनेक्ट में जैसे ही आता है हेपेरिन ख़त्म हो जाता है। और जब हेपेरिन ख़त्म हो जाता है दोस्तों, तो जब तक हेपेरिन एक्टिवेट रहेगा, चूँकि जब तक हमारा हेपेरिन एक्टिवेट रहेगा तब तक हमारा ब्लड जम नहीं सकता। और दोस्तों जैसे ही हेपेरिन ख़त्म होता है वैसे हमारे ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है, हेपेरिन जो है एयर के स्ट्राइक में आता है, संपर्क में आता है, वहाँ से हमारा हेपेरिन ख़त्म हो जाता है। जब हेपेरिन ख़त्म हो जाता है तो कैस्केटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और जैसे ही कैस्केटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है दोस्तों, हमारी उसी लेयर पे ब्लड का थक्का जम जाता है, और हमारा जो ब्लड अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा होता है दोस्तों वो बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये एक मेन प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग की। मतलब इतनी सिंपलेस्ट वे में हमने आपको बताया कि 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है उसे कैस्केटिंग प्रोसेस कहते हैं। कैस्केटिंग प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट में पूरी हो जाती है। और कैस्केटिंग प्रोसेस दोस्तों होती कैसे है, जो हमारे अंदर प्लेटलेट्स होते हैं जो कि ब्लड के सेकंड पार्ट में पाए जाते हैं, जिसे हम कार्पेसल्स कहते हैं। कार्पेसल्स में जो थ्रोम्बोसाइट उपस्थित होता है दोस्तों, वो एयर के साथ जैसे कनेक्ट करता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और प्रोथ्रोम्बिन जो है एक नए प्रोडक्ट थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। थ्रोम्बिन जो है हमारे बॉडी में उपस्थित फाइब्रोनोजिन प्रोटीन से एक्शन करके जो है फाइब्रिन को बनाता है। और फाइब्रिन जो होता है एक जालीनुमा आकार की एक वो होती थैली टाइप की होती है। और जो हमारा जो ये कार्पेसल्स जो होते हैं, कार्पेसल्स में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। तो हमारे कार्पेसल जो जैसे ही फाइब्रिन से होकर निकलते हैं तो उसमें हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो फंस जाते हैं, वो एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और एक ही जगह इकट्ठे होकर एक मोटी सी लेयर का निर्माण कर देते हैं, वहीं से ब्लड हमारा जम जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इकट्ठे होकर एक लेयर का निर्माण कर देते हैं, वहीं हमारा ब्लड जो है वो जम जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। एक बार वीडियो पॉज करके देखिएगा, 2 बार रिपीट करके, आपको कभी नहीं भूलेगा। और दोस्तों ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये मतलब कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये हम लोगों के लिए जानना बहुत, एक सिंपलेस्ट वे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी दोस्तों बुक में कैसे भी आप पढ़ सकते हैं, बुक में बहुत चीज़ें विस्तार से लिखी गई हैं। और मोस्टली जो चीज़ें विस्तार से लिखी गई हैं बुक में, उनका जो मेन मोटिव है वो इन्हीं पे फोकस किया गया है। मेन मोटिव जो है वो इसी पे फोकस किया गया है दोस्तों उसका। और जो है
हमारा ये फिर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि पार्टिसिपेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कार्पेसल्स होता है या नहीं होता है, प्रोटीन होता है नहीं, तो प्रोटीन होता है तो कौन सा होता है। तो हमको बताना है फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, और जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग में कार्पेसल जो हैं वो भाग लेते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और हमारा जो कार्पेसल्स में जो होता है हमारा बेसिकली थ्रोम्बोसाइट ही भाग लेता है। दोस्तों ये समझने की बात है, जो हमारा कार्पेसल्स होता है, कार्पेसल्स में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों होते हैं, लेकिन कॉर्पोरल्स में से अब सिर्फ थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स होता है वही भाग लेता है, बाकी वो दो चीज़ें भाग नहीं लेती हैं। और दूसरा प्रोटीन के बारे में पूछा जाए तो फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, और धातु और तत्व के बारे में पूछा जाए तो कैल्शियम, और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पूछा जाए तो विटामिन के, और ब्रेन हेमरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन तो विटामिन के होती है, और एंटी क्लॉटिंग विटामिन जो होती है दोस्तों वो हेपेरिन होती है। और लास्ट में क्वेश्चन बचता है दोस्तों, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारा जो फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन है ये कहाँ बनते हैं। तो फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन जो है तीनों ये लीवर में बनते हैं। सिंपल सा प्रोसेस दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज हमारा ब्लड का पार्ट 2, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया रक्त का थक्का कम कैसे जमता है, और रक्त के थक्का जो ब्लड क्लॉटिंग होती है एक्चुअली में, उस ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सा मेटल होता है, कौन सा विटामिन्स होती है, और क्या कार्पेसल्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट क्या क्या चीज़ें होती हैं, हेपेरिन क्या होता है, विटामिन के का क्या रोल होता है, फेब्रोनोजिन, थ्रोम्बिन, हेपेरिन कैसे कहाँ बनते हैं। तो ये था दोस्तों, ये ब्लड का जो पार्ट 2 है दोस्तों, इसमें हमने आपके साथ डिस्कस की चीज़ें, जो भी बहुत जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी ब्लड क्लॉटिंग से, सारी हमने आपके साथ डिस्कस की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लड पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।